अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने लास्ट टॉपिक की रूलिंग्स यानी सीसीए रूल्स को कंटिन्यू करते हुए अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने जो है पेनल्टीज पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे रूल 31 यानी सस्पेंशन से। तो कौन सी अथॉरिटी है जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकती है? तो वो अथॉरिटी है या तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या वो अथॉरिटी जिसकी सब ऑर्डिनेट उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो। सपोज ऐसे समझाऊंगी, जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे उसके एचओडी का साइन होता है या एज द केस में भी जो उस ऑर्गेनाइजेशन उस डिपार्टमेंट की हेड होता है उसके सिग्नेचर्स होते हैं। लेकिन वो जो एचओडी है या वो जो हेड है उस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का, वो सबऑर्डिनेट हो सकता है किसी और अथॉरिटी के, जैसे हम डिविजनल कमिश्नर कहेंगे। ठीक, तो दैट मीन्स या तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो सस्पेंड कर सकती है या तो वो अथॉरिटी जिसकी सबऑर्डिनेट आपकी अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो। ठीक, अब कभी कभार क्या होता है, इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स ऑर्डर्स जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से निकलते हैं या अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो कोई और क्वार्टर जो है वो इशू करता है। लेकिन इन दैट केस अगेन जो एक्चुअल नॉर्मल कोर्स में अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उस डिपार्टमेंट की, वही उस रिलैक्सेशन वाले ऑर्डर की भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी मानी जाएगी। ठीक, तो उस टाइम पे आप ये नहीं कहेंगे कि ये ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या जेडी से निकला है तो मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो है। नो, हाँ, उन्होंने आपकी जो है अपॉइंटमेंट तो करी है इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स और अंडर सम स्पेशल प्रोविजंस, बट आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उस टाइम पे आपका एचओडी ही माना जाएगा। ठीक, तो अब एक एम्प्लॉय को कब हम सस्पेंड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी हमें जो है पॉइंट्स है कि कब कब वो सस्पेंड हो सकता है। चलिए हम अब उनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, पहला, अगर एक इंक्वायरी पेंडिंग हो एक एम्प्लॉय की कंडक्ट में, तो उस इंक्वायरी के होने तक फॉर दैट एक्ट उसको हम सस्पेंड कर सकते हैं। यानी कि किसी एक्ट की इंक्वायरी जब तक हो, कंप्लीट हो, या अब भी अगर पेंडिंग है लेकिन एक एक्ट जो है, एक नेग्लिजेंट एक्ट, एक डिलिंक्वेंट एक्ट जो है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कर दिया और उसकी इंक्वायरी अभी नहीं हुई, हो रही है, पेंडिंग है, तो इस दौरान उसे हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वेयर एन इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग। ठीक, नेक्स्ट, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जो है एक एम्प्लॉय के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस पे चल रही है, तो ज्यूरिंग द ट्रायल या ज्यूरिंग उस कोर्स ऑफ टाइम जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, एक एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक, दैट इज इफ एनी कंप्लेंट इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग और अंडर ट्रायल। ठीक है, यानी कि कोई भी कंप्लेंट अगर चल रही है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए और वो कंप्लेंट अभी अंडर ट्रायल है, पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेट हो रही है, तो उन क्रिमिनल ऑफेंसेस के टाइम की जो इन्वेस्टिगेशन है उस दौरान भी उसे जो है सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक, थर्ड, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है कस्टडी में लिया गया मोर देन 48 आवर्स, तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीम किया जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो सस्पेंडेड है। ठीक है, अगर उसको पकड़ के ले गई पुलिस वगैरह और 48 आवर्स से ज़्यादा, वो 48 घंटों से ज़्यादा वो कस्टडी में रहा, तो वो डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड करार दिया जाएगा। ठीक, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो पब्लिक स्कैंडल में मुलविस पाया गया तो उसे जो है सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक,
अगर कभी कभार ऐसी एलिगेशंस है गवर्नमेंट सर्वेंट के रिलेटेड जबकि ज्यूरिंग इंक्वायरी ये लग रहा है कि इसको या तो कन्विक्ट किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा सर्विसेज से, या इसको कंपल्सरीली रिटायर किया जाएगा सर्विसेज से, तो उस टाइम पे भी ज्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ दोज एलिगेशंस उस गवर्नमेंट सर्वेंट को हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक, जहां एक गवर्नमेंट सर्वेंट को पाया जाए कि वो जी ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस है जो कि स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। स्टेट मींस यहाँ पे कंट्री भी कह सकते हैं, यूटी भी कह सकते हैं, स्टेट भी कह सकते हैं, एज द केस में भी। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे कंट्री की बजाय स्टेट जो है वर्ड यूज किया गया है। तो हम यहाँ पे खाली JNK नहीं लेंगे, हम ओवरऑल कंट्री या स्टेट और यूटी हर एंगल से इस चीज को लेंगे। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट की ऐसी एक्टिविटीज है या वो सस्पेक्टेड है कि वो ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस है जो कि खतरा पैदा कर सकती है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए, तो उसे हम सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव एंगेज्ड हिमसेल्फ, जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सस्पेक्टेड है कि इसने जी एंगेज किया है खुद को ऐसी एक्टिविटीज में जो कि प्रिजुडिशियल है इंटरेस्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि जो खतरनाक साबित होंगी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए। ठीक, नेक्स्ट, अगर कोई सीरियस नेग्लिजेंस उसने दिखाई हो अपनी ड्यूटी में या डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज दिखाई हो, जैसे अनऑथोराइजडली एब्सेंट रहा, या इन केस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छे से उन्होंने लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं, या हम ऐसे कहेंगे कि वो अपना काम जो है अच्छे से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, या हम हेल्थ में देखेंगे जो नॉन गेस्टेड स्टाफ है वो अच्छे से अपनी जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी उनको जो है आप सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक, अब एक और बात है यहाँ पे, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे एक पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर दी गई है और वो पेनल्टी जो है वो डिसमिसल की है या उसको रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज की पेनल्टी मिली है, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसने एक अपील की है। ठीक, अपील या अपील हम आगे पढ़ेंगे, अपील की है इस ऑर्डर के खिलाफ, उसने एक अपील की है, या उस ऑर्डर को वो जो है कोर्ट में उसने प्रोड्यूस किया है और उस कोर्ट में जो है उनको डायरेक्शंस दी गई कि इस ऑर्डर को जी रिवोक करो, सेट असाइड करो, या जब उसने अपील की थी पहले तो अपील के टाइम पे ही जो अपीलेट अथॉरिटी है उसने उस रिमूवल या डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड किया। तो दो चीजें यहाँ पे आती है, अगर उसने अपील की है तो उस अपील के दौरान उसके उस रिमूवल या डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड किया है, या अगर वो कोर्ट में चला गया है अपने डिसमिसल और रिमूवल के ऑर्डर को लेकर के और कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड किया है और इस केस को, इसकी इस इंक्वायरी को फिर से जो है स्टार्ट किया गया, फर्दर इंक्वायरी बिठाई गई, तो ऑटोमेटिकली वो डीम हो जाएगा कि वो जी फिर से अंडर सस्पेंशन है। तो यहाँ पे फिर से डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन आ जाएगा उस दिन से जिस दिन से वो डिसमिसल हो गया था, मतलब उसको जो रिमूव किया गया था। ठीक है, यानी वो डेट जब से वो या तो डिसमिस हुआ था या तो रिमूव कर दिया गया था बाय एन ऑर्डर, उस डेट से ही वो डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन आ जाएगा। अगर बाय एन अपील और ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट उसके रिमूवल या डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया होगा, और वो सस्पेंड तब तक रहेगा जब तक ना कोई नया ऑर्डर इस जानिब जो है इशू किया जाएगा। तो आप सबके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं डालना चाहती हूँ, आप जी मुझे ऐसी कंडीशंस बताइए, ऐसी सिचुएशंस बताइए जहां पे a government servant shall be deemed to have been placed under suspension, जहां पे हम उसको सस्पेंड नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली shall be deemed to have been placed under suspension। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो ये वीडियोस ये लेक्चर देखेंगे, जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपके पास 3 ऐसी कंडीशंस आएंगी जिसमें जी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, विदाउट एनी ऑर्डर वो सस्पेंड हो जाता है। तो आप वो कंडीशंस जो है कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। नाउ सस्पेंड करने के दौरान या सस्पेंशन से पहले या अबाउट टू सस्पेंड जब हो रहा होगा तो क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो एक अच्छा सस्पेंशन ऑर्डर नहीं माना जाता अनलेस
विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months उस बंदे को जिसको आपने सस्पेंड किया है एक चार्जशीट इशू किया जाए। दैट मीन्स एक चार्जशीट जो है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन उसको जो है सर्व करना ही करना है। ठीक, तो अंडर रूल्स ये कहा जाता है कि आप जी सस्पेंड करने को अवॉइड किया करो। ठीक है, और अवॉइडिंग सस्पेंशन जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है अंडर रूल्स, क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंटली किसी को सस्पेंड कर रहे हैं या फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज़ को अंडर सस्पेंशन प्लेस कर रहे हैं तो उस दौरान उन्हें सब्सिस्टेंस अलाउंस देने पड़ेंगे जो हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। और जब एक बंदा सस्पेंड होता है तो उसको कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा है, तो आप एक्सचेकर पे अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हो। ठीक है, लेकिन ये मैं यहाँ पे कह रही हूँ फ्रीक्वेंट सस्पेंशंस के लिए, न कि जो उसने कोई सीरियस नेग्लिजेंस दिखाई हो, सीरियस एक्ट किया हो उस टाइम पे नहीं। मतलब छोटी मोटी बात हो गई तो चलो जी इसको सस्पेंड कर दो, वो अवॉइड करने के लिए कहा गया है अंडर रूल्स, बिकॉज इट पुट्स अननेसेसरी जो है इट पुट्स स्ट्रेन ऑन द पब्लिक एक्सचेकर। ये पब्लिक एक्सचेकर यानी खजाने पे, गवर्नमेंट के खजाने पे ये अननेसेसरी बर्डन डाल देता है, बिकॉज पैसे देने पड़ते हैं बंदे को, बंदा काम नहीं कर रहा है। ठीक, बिसाइड्स ये उस बंदे को जिसको आप छोटी सी बात पे एक छोटी सी हरकत पे सस्पेंड कर रहे हो तो उसकी जो एक रेस्पेक्ट होती है, मोरल होती है, उस पे दाग लगा देता है। तो उससे क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है अपने कुलीग्स में या अपनी फैमिली में वो कम हो जाता है, जिससे उसकी आने वाली जो सर्विस होती है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो अंडर रूल्स हमें ये कहा गया है, सीसीए रूल्स में लिखा गया है कि फ्रीक्वेंट सस्पेंशन जो है वो अवॉइड करना एप्रिशिएबल है। ठीक, उसके बाद अगर सस्पेंडेड ऑफिशियल है तो उसके केसेस को पीरियोडिकली पीरियोडिकली जो है हमें जो है रिव्यू करना चाहिए। या अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो उनके केसेस को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए, सो दैट ये देखा जाए कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है और किस तरीके से हम इस सस्पेंशन को ख़त्म करें। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अब हमने अभी बोला कि किस तरीके से हम सस्पेंशन को खत्म करें या किस तरीके से हम सस्पेंशन को अवॉइड करें, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी रूल्स में ही लिखा है कि अगर आपको सस्पेंशन अवॉइड करने का चांस मिले तो आप ऐसे ऑफिशियल को जिसका आपको लगता है कि उसका उस ऑफिस में कंटिन्यू रहना खतरे की घंटी है जिसे हम कहेंगे, या डिसिप्लिनरी एक्शन वारंट करता है वो ऑफिशियल, या उस ऑफिशियल की प्रेजेंस उस ऑफिस में जहां वो रह रहा है, जहां वो पोस्टेड है, वो अगेंस्ट डिसिप्लिन हो रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको सस्पेंशन के बजाय आप उसको अटैच कर सकते हैं, कहीं पे ट्रांसफर कर सकते हैं उस जगह से किसी दूर जगह तक, सो दैट उसको पनिशमेंट भी मिले और आपको उसे सस्पेंड भी ना करना पड़े। हाँ, एक और चीज है यहाँ पे, अगर अथॉरिटीज को लगे कि उसका जो एक्ट है, नेग्लिजेंस है, काफी छोटी है और हम उसके सस्पेंशन को अवॉइड कर सकते हैं, तभी वो उसको जो है किसी और जगह ट्रांसफर कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट इन प्लेस ऑफ सस्पेंशन। और अगर आप उसको ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं तो वो जो है ऑफिशियल को बोल सकते हैं कि ऑन हिज ओन विल, ऑफिशियल की ओन विल पे अगर ऑफिशियल चाहे तो वो लीव पे जा सकता है, और ये भी तभी परमिसिबल है अगर अथॉरिटीज को ये चीज अप्रोप्रिएट लगे कि हाँ जी हम इसको लीव पे भेज सकते हैं। ठीक, अब अगर एक ऑफिशियल जो है वो अनऑथोराइजडली एब्सेंट रहा ड्यूटी से, तो हमें ये कहा गया है कि सस्पेंड करने के बजाय उसके मसले को डील किया जाए आर्टिकल 128 ऑफ जेकेसीएसआर के अंडर। ठीक है, तो दैट मीन्स ओवरऑल हम देखेंगे ये सस्पेंशन को अवॉइड करना क्यों बोला जा रहा है, सो दैट अननेसेसरी अवॉइडेबल बर्डन जो है एक्सचेकर पे वो ना पड़े। ठीक, और साइड बाय साइड एक एम्प्लॉय के मोरल पे भी असर ना पड़े, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे भी असर ना पड़े। तो अब अगर एक एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा एक्ट किया कि अब जी उसको सस्पेंड करना है, तो इफ पॉसिबल, मैं दोहरा रही हूं, इफ पॉसिबल, वेर एवर पॉसिबल, आप एक ऑफिशियल को जिसको आप सस्पेंड करने वाले हैं उसको एक मौका दीजिए अपना पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करने का, बिफोर आप कोई सस्पेंशन ऑर्डर उसके हक में इशू करें। लेकिन
वेयर एवर पॉसिबल। मैं फिर से दोहरा रही हूं, वेयर एवर पॉसिबल। अब ड्यूरिंग सस्पेंशन एक सस्पेंडी जो होता है उसे अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे हर रोज आना ही आना है, लेकिन वो कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। अब जरूरी नहीं है प्लेस ऑफ पोस्टिंग ही हो, अगर जो उसका सस्पेंशन ऑर्डर जो इशू किया गया हो उसमें अगर मेंशन हो कि ये बंदा जो है हम इसको अंडर सस्पेंशन प्लेस कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द ऑफिशियल विल रिमेन अटैच्ड टू समवेयर एल्स, और जो उसकी वो स्पेसिफिकली डायरेक्टेड जगह होगी वो वहां पे अटैच रहेगा, ठीक, ड्यूरिंग सस्पेंशन, तो वहां पे भी वो कोई ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी अगर वो अपनी जगह पे उसको रखा गया तो वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी अपनी जॉब की नहीं कर सकता। अगर उसको कहीं और जगह पे ट्रांसफर कर दिया गया, सॉरी अटैच कर दिया गया, तो उस अटैचमेंट की प्लेस पे भी वो कोई ऑफिशियल बिजनेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अब अगर ये जो सस्पेंडी है, अब इसको कहीं ना कहीं तो जरूरी प्रेजेंट ही रहना है, घर तो नहीं बैठ सकता है, ऑल्दो काम नहीं करना है इसे कोई भी, लेकिन जो भी इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जो भी इसकी प्लेस ऑफ अटैचमेंट है, ये उसको छोड़ के खुद ही नहीं जा सकता है दिनों तक, फिर घर पे बैठेगा। इसको उस चीज के लिए पहले अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, यानी कि जो इसका वहां पे ऑफिसर होगा, उससे परमिशन लेनी है। अब अगर जी कोई एक्सीजेंसीज आ गई, जो अनफोर्सीन हमारी एक्सीजेंसीज होती है नॉर्मल लाइफ की, वो आ गई, तो उसमें भी उसे बाजाबिता अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके जो है छुट्टी करनी है। अदरवाइज वो खुद जो है नहीं बैठ सकता है घर पे, कहेगा मैं जी सस्पेंड हूँ, कोई काम नहीं करना है तो मैं जी बैठ रहा हूँ घर पे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जरूरी, या ऑर्डर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, स्पेसिफिकली डायरेक्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उसकी वहां पे आना ही आना है। ठीक, नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज नो पावर टू पास ऑन एन ऑर्डर और सस्पेंशन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस पीछे का इफेक्ट, 1 साल पहले का इफेक्ट, 1.5 साल पहले का इफेक्ट, 5 महीने पहले का इफेक्ट। तो यहाँ कहा जाता है गवर्नमेंट जो है उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो एक एम्प्लॉय के हक में सस्पेंशन ऑर्डर निकाले रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर हमें ये पता चले कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इसने ये गलती 5 महीने पहले की है, 4 महीने पहले से ये गलत काम कर रहा है, तो हम उसको जी सस्पेंड तो करना है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव यानी आज की डेट से होगा जब आपको पता चला, न कि उस 5 महीने पहले से जब से वो करता आ रहा है। ऐसा नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव डेट होता है सस्पेंशन का। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊंगी, आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बंदा जो है सस्पेंड हो जाता है तो उसको सबसिस्टेंस अलाउंस मिल जाते हैं, और आफ्टर रेंट स्टेटमेंट उसका सारा जो भी उसकी कमाई होती है, जो भी उसके पे एंड अदर अलाउंसेस होते हैं, वो उसको बराबर रिम्बर्स हो जाते हैं अगर उसे गिल्टी करार न पाया गया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल कहता है कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं साथ में ऐड करूंगी, अगर सस्पेंशन थोड़े पीरियड के लिए रहा, रिजनेबल पीरियड के लिए रहा, तो पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अब अगर सस्पेंशन जो है काफी लंबा चला, इंडेफिनिट पीरियड तक चला, तो इट अमाउंट्स फॉर पनिशमेंट। ठीक, अगर 2-4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहा, तो इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट डज नॉट काउंट फॉर पनिशमेंट। लेकिन अब अगर ये इनडेफिनिटली चलता रहा फॉर ईयर्स ऑफ, तो ये जो है अमाउंट करता है एज पनिशमेंट, जैसे हमने लास्ट देखा माइनर पनिशमेंट। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, और कोर्ट जो है इस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकता है, यानी कि नल एंड वाइड करार दे सकता है अगर कोर्ट को लगे कि ये सस्पेंशन ऑर्डर जो है इन वायलेशन ऑफ एनी रूल, इन कंट्रावेंस ऑफ एनी रूल या मैलाफाइड एक्सरसाइज के थ्रू निकाला गया है। ड्यूरिंग सस्पेंशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होता है उसे किसी भी टाइप की कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलती है। जैसे हमारी एनुअल इंक्रीमेंट्स होती है, अगर वो 1-2 साल या उससे ज्यादा रहा तो उसे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। ठीक, लेकिन जब वो रेनस्टेट होता है यानी वापस बहाल हो जाता है, और उसका पीरियड ऑफ सस्पेंशन अगर ट्रीट हुआ ड्यूटी या लीव व्हाटसोएवर काइंड ड्यू,
तो यानी कि कोई भी टाइप की लीव उसके उस पीरियड को जो है बना दिया गया, ट्रीट हुई लीव व्हाटसोएवर काइंड ड्यू, मतलब उसके हक में जो जो लीव्स ड्यू होंगी उनमें से कोई जो है उस जो सस्पेंशन पीरियड है उस पीरियड को ट्रीट किया एज दैट लीव, चाहे अर्नड लीव कर दी, चाहे हाफ पे लीव कर दी, या चाहे लीव विदाउट पे कर ली। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लीव व्हाटसोएवर काइंड ड्यू, यानी कोई भी टाइप की लीव उसके सस्पेंशन पीरियड को ट्रीट कर दिया एज लीव कोई भी टाइप की, तो तब, या अगर उसको इस सस्पेंशन पीरियड को ट्रीट किया गया एज ड्यूटी, तब जाके जो है उसको इंक्रीमेंट वगैरह और बाकी जो एरियर्स वगैरह और पे जो पेंडिंग हाफ उसका रहता है वो सब जो है उसको दिया जा सकता है। स्पेशली यहाँ पे बात इंक्रीमेंट की थी, तो इंक्रीमेंट उसे तभी मिल सकती है जब उसको जो है आफ्टर रिइंस्टेटमेंट पीरियड ऑफ सस्पेंशन ट्रीट किया जाएगा ड्यूटी या लीव व्हाटसोएवर काइंड ड्यू। ये मैंने आपको बताया लीव व्हाटसोएवर काइंड ड्यू क्या होता है कि कोई भी टाइप की लीव जो उसको ड्यू हो। ठीक, अब अगर एक पेनल्टी इंपोज कर दी गई सस्पेंशन के बाद, ठीक है, या सस्पेंशन ही कर मतलब जब उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया तो उसको जो है उसके बाद रिइंस्टेट किया गया, लेकिन रिइंस्टेटमेंट के बाद सस्पेंशन खत्म हो गया और उस पे जो है एक पेनल्टी कोई इम्पोज कर दी गई, तो उस टाइम पे जो वो रिइंस्टेटमेंट ऑर्डर होगा उस पे, या जो पेनल्टी का ऑर्डर होगा उस पे ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आफ्टर रिइंस्टेटमेंट क्या इसको इंक्रीमेंट दी जानी चाहिए या नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये उस ऑर्डर पे मेंशन होना चाहिए अगर कोई पेनल्टी इसको इम्पोज हो गई, क्योंकि हमने पेनल्टीज में देखा हम ये भी पेनल्टी लगा सकते हैं कि विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक, तो उस हिसाब से पेनल्टी के ऑर्डर पे या जो आपके रिइंस्टेटमेंट के बाद पेनल्टी लगेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उस पे लिखा होना चाहिए कि इट वेदर इट विल काउंट फॉर इंक्रीमेंट और नॉट, दैट इट मतलब पीरियड ऑफ सस्पेंशन, दैट मीन्स कि उस ऑर्डर में ये लिखा होना चाहिए वेदर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट और नॉट। ठीक है, ये तब जब उसकी कोई पेनल्टी लगेगी। नाउ सबसिस्टेंस अलाउंस, अब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो सस्पेंड हो गया तो उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे ज़रूरी देना है, तो वो अलाउंसेस जो उसको जूरिंग, यानी कि वो तनख्वाह जो उसको जूरिंग सस्पेंशन मिलती है एज ए मैटर ऑफ राइट होता है उसका, यानी कि एक हक होता है उसका, उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस। और ये सबसिस्टेंस अलाउंस जिस डेट से वो सस्पेंड होता है उसी डेट से उसके हक में इशू होते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं? सस्पेंशन के पहले 6 मंथ्स में उसे उसकी सैलरी, जो सैलरी मतलब मैं यहाँ पे कहूंगी उसकी पे, नॉट सैलरी, उसकी पे या प्रिजेम्पटिव पे, यानी पहले 6 मंथ्स में हाफ ऑफ द पे प्लस हाफ ऑफ डीए और उसके हिसाब से प्रपोर्शनेटली मेडिकल अलाउंस। ठीक है, तो ये 3 चीजें उसको जो है जितनी हो जाएगी उतना उसका सबसिस्टेंस अलाउंस बनेगा, यानी उतनी उसकी मंथली जो है उस मंथ की सैलरी बनेगी। ठीक, तो दैट मीन्स हाफ, अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहेंगे तो उसकी जो सैलरी है 50% हो जाती है, लेकिन उस सैलरी में क्या क्या आ जाता है? हाफ ऑफ द पे, हाफ ऑफ द डीए एंड प्रोपोर्शनेटली हम उसको मेडिकल अलाउंस ऐड कर देते हैं। हाउएवर पर्सनल पे अगर कोई बंदा ले रहा है तो वो भी अकाउंट में लिए जा सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस। आई बात आपको समझ? हाफ पे प्लस हाफ डीए एंड प्रोपोर्शनेटली मेडिकल अलाउंस, इतना मिला के जितना बनेगा वो उसका सबसिस्टेंस अलाउंस बन जाता है। पहले 6 मंथ्स को उसे इस रेट पे देना है। अब अगर 6 मंथ्स के बाद उसकी जो इंक्वायरी या ट्रायल जो भी चल रहा होगा उसके उस एक्ट का जिसकी वजह से उसे सस्पेंड किया गया, अगर 6 मंथ तक चलता रहा और 6 मंथ के बाद भी वो कंटिन्यूसली चलता रहा, विद इन 6 मंथ वो कंक्लूड नहीं हुआ। ठीक, अब हम देखेंगे पहले कि ये कंक्लूड क्यों नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट की फॉल्ट की वजह से कंक्लूड नहीं हुआ, गवर्नमेंट स्लो रही, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जो कि डिले हुआ वो सारा गवर्नमेंट की वजह से हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ, तो इस बंदे का उसमें कोई हाथ नहीं था इस डिले में। विद इन 6 मंथ इसकी इंक्वायरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, अदरवाइज बंदा बेचारा रेडी था।
तो इसके सब्सिस्टेंस अलाउंस को 25% से बढ़ा दिया जाता है। यानी 50% तो ऑलरेडी ले रहा था 6 मंथ के दौरान, प्लस अब अगर 6 मंथ के बाद भी चलता रहा और डिले जो है वो एट्रीब्यूटेड होगा टू गवर्नमेंट, टू एडमिनिस्ट्रेशन, तो 25% और बढ़ेगा। दैट मीन्स ओवरऑल इसका 75% सब्सिस्टेंस अलाउंस हो जाएगा। ठीक, अब अगर डिले जो हुआ 6 मंथ बाद क्यों चलता रहा केस, वो डिले जो है वो एट्रीब्यूटेड होगा इसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यानी इसने जी कॉपरेट नहीं किया, ये जी प्रेजेंट नहीं था, ये जी आता नहीं था, या कोई और रीजन की वजह से डिले इसी एम्प्लॉय की वजह से हुआ, तो इसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो घटा के 25% ही बनेगा। यानी 25% घटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पहले इसका 6 मंथ में 50% था, अगर ये कोऑपरेटिव रहा और डिले गवर्नमेंट ने किया तो 25% बढ़ा दिया जाएगा और इसका जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस 75% हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसने डिले खुद किया, खुद इसने कॉपरेशन नहीं दिखाई ड्यूरिंग इंक्वायरी, तो जो ये 50% ले रहा था उसमें 25% घटा दिए जाएंगे और ये एंटाइटल हो जाएगा सिर्फ 25% को। ठीक, अगर इसने कॉपरेट किया 25% बढ़ा के 75% हो जाएंगे। अगर इसने कॉपरेट नहीं किया, डिले इसी की वजह से हो गया, तो इसके उस 50 पे जो वो पहले 6 मंथ्स में ले रहा था उनमें से 25% घटा दिया जाएगा और इसे 25% ही दिए जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है उसे कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे वो हम खुद निकाल सकते हैं, डीडीओ खुद ही निकाल सकता है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड हम अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है इसकी एक बाज़ाब्ता अप्रूवल ले ही लेते, और अगर लेंगे भी तो वो अच्छा ही रहता है, टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, अदरवाइज रूल्स में नहीं लिखा है कहीं पे कि हमें जी सैंक्शन इसके लिए लेनी पड़ेगी। ठीक, तो अब आपको ये समझ आया होगा कैसे सब्सटेंस अलाउंस देने हैं। पहले 6 मंथ में 50%, जो मैंने आपको बताया 50% कैसे, हाफ ऑफ द जो उसका पे होता है प्लस हाफ ऑफ डीए और प्रोपोर्शनेट करके ये मेडिकल अलाउंस ओवरऑल देखिए कितना हो जाएगा, तो उतना उसका बन जाएगा। अगर 6 महीने के बाद भी सस्पेंड रहा और डिले जो है वो एट्रीब्यूट हो गया गवर्नमेंट की तरफ, तो 25% इसके बढ़ा दिए जाएंगे और उसको 75% मिलेंगे। और अगर डिले इसी की वजह से हो गया, एम्प्लॉय की वजह से हो गया, तो जो 50% ये ले रहा था उसमें 25% कम किए जाएंगे बढ़ाने के बजाय, तो वो कम होके 25% ही रहेंगे, तो इसको 25% ही मिलेंगे। ठीक है, नाउ एक टर्म मैंने आपके लिए यहाँ पे रखी है, de novo इंक्वायरी मीन्स अ फ्रेश इंक्वायरी। अगर कभी कभार गवर्नमेंट सर्वेंट को लगे कि उसकी इंक्वायरी अच्छे लेवल पे नहीं हो रही है और वो कोर्ट में चला जाए, तो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट होता है कि वो एक फ्रेश इंक्वायरी का ऑर्डर दे, और उस फ्रेश इंक्वायरी के टाइम पे गवर्नमेंट जो है अंडर सस्पेंड, ये ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो अंडर सस्पेंशन रहता है, और इस नई वाली इंक्वायरी को हम de novo इंक्वायरी के नाम से जानते हैं। ये कहीं मैंने देखा था किसी पेपर में, इसलिए मैंने ये टर्म यहाँ पे आपके लिए लाई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है रूल 36 एंड 37, जिसमें अपील्स आती है। अपील्स मतलब अब अगर किसी रूल 36 क्या कहता है, अब अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको जी कोई भी पनिशमेंट दी गई हो, उस पर कोई पेनल्टी जो है इम्पोज कर दी गई हो, तो वो अपील कर सकता है अंडर रूल 36। यानी कि अपील जो है वो एक अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, एक अपनी तरफ से एक प्ली कर सकता है कि मुझे जी इस चीज के लिए आप माफ कर दो, या अपने ग्राउंड्स उसमें जो है लिख सकता है। लेकिन कोई भी अपील जो है एंटरटेन नहीं हो सकती है अगर एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो इशू हुआ हो इस बिहाफ में। ठीक, रूल 37 क्या कहते हैं, रूल 36 उतना ही है कि एक जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटाइटल्ड है अपील के, जो है अगर अगेंस्ट किस ऑर्डर के जो उसके हक में इशू हुआ होगा, इम्पोजिंग एनी पेनल्टी। ठीक, तो रूल 37 क्या कहता है कि अपील तो अब करनी है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो उसके हक में एज पेनल्टी इशू हुआ है, तो वो अपील किससे करेगा, वो करेगा नेक्स्ट टू द अथॉरिटी हु हैज पास्ड सच ऑर्डर।
सपोज अगर किसी ऑफिसर ए ने इसके खिलाफ ये पेनल्टी ऑर्डर इशू किया है, तो इसे ए के पास जाके अपील नहीं करनी, जो उस ए के हायर होगा, हायर अथॉरिटी ए की, यानी फॉर एग्जांपल बी, तो इसको बी के पास जाके जो है अपील अपनी दर्ज करनी है, और वो भी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर जिसमें इसको पेनल्टी वगैरह लगी थी। ठीक है, तो वो जो अपील करने वाला बंदा जो है अब जिस अथॉरिटी के पास जाता है, यानी फॉर एग्जांपल बी हायर अथॉरिटी टू दैट अथॉरिटी जिसने आपको जी पेनल्टी दी, उस अथॉरिटी को हम एपिलेट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। और एपिलेट अथॉरिटी जो है वो उस पेनल्टी ऑर्डर को जो है रिवाइज कर सकता है अगर उसे लगे कि जस्टिस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। अब दो चीजें यहाँ पे होती है, या तो वो पेनल्टी को कम कर सकता है या टोटली खत्म कर सकता है, लेकिन वो साथ ही पेनल्टी को बढ़ा भी सकता है अगर उसको ये लगे कि एक्ट बड़ा था और पेनल्टी छोटी दी गई है। तो ये चीज तब ध्यान में ही रखनी है। अब अगर उस एपिलेट अथॉरिटी को लगे कि नहीं जी मुझे इसकी पेनल्टी, इसकी पनिशमेंट को एनहेंस करना है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटीमेशन देगी कि हमें जी आपकी इसको एनहेंस करना है, आपकी पनिशमेंट को एनहेंस करना है। उसको दिखाएगी नहीं अपनी रिकमेंडेशंस, बस उसको एक इंटीमेशन दी जाएगी, रिटन इंटीमेशन दी जाएगी कि आपकी जो पहली वाली अथॉरिटी ने, जिसने आपकी पेनल्टी इम्पोजिंग अथॉरिटी थी, जो आपको पेनल्टी इम्पोज की थी, वो सफिशिएंट नहीं है। हमने जी रिवाइज किया आपकी अपील पे, तो हम इसको एनहेंस कर रहे हैं। तो अभी ऑर्डर निकलने से पहले, ठीक, जो ये दूसरा ऑर्डर अब निकलेगा, लेकिन जो इसको एक इंटीमेशन मिली है, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो एक इंटीमेशन मिली है, उस इंटीमेशन से विद इन 30 डेज वो अपना शो कॉज या अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है उस एपिलेट अथॉरिटी के सामने रख सकता है। अब अगर उसको एपिलेट अथॉरिटी ने जो उसकी पनिशमेंट है वो बढ़ा दी, वो ज्यादा कर दी, तो एक नया ऑर्डर उसके लिए निकलेगा। सेकंड जो है उसकी पनिशमेंट उसमें एडअप हो जाएगी। ठीक है, उसकी पनिशमेंट एनहेंस हो जाएगी, सेकंड पनिशमेंट ऑर्डर उसकी जो है हक में इशू हो जाएगा। तो अब गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा इस टाइम पे, वो फिर से टू द नेक्स्ट हायर ऑफ दिस एपिलेट अथॉरिटी जा सकता है विद इन 60 डेज, और वहां पे जाके अपील कर सकता है। लेकिन सेकेंड अपील वो तभी मूव कर सकता है जब उसको एडिशनल पनिशमेंट दी गई हो। अगर एडिशनल पनिशमेंट नहीं दी गई हो तो सेकेंड अपील वो मूव नहीं कर सकता है, और अगर दी गई हो तो विद इन 60 डेज उसे सेकेंड अपील जो है वो नेक्स्ट टू द बी, यानी जो हमने बी बनाई थी अभी अथॉरिटी कोई, उससे भी हायर जो अथॉरिटी होगी सी फॉर एग्जाम्पल, उसके पास जाके अपनी सेकेंड अपील जो है वो एंटरटेन करवानी है। विद दिस हमारा सीसीए रूल जो है वो खत्म हो गया। सारी जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस थे, इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं भी थे वो भी हमने इसमें कवर कर लिए। जो बीच में कुछ रूलिंग्स छोड़ी वो बिल्कुल नहीं आपको पढ़नी, बिल्कुल कहीं पे काम नहीं आती है हमारे ऐसे नॉर्मल कोर्सेज में, तो उस पे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा कुछ। जहाँ पे आपको कोई इशू है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको बाकी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे कंटिन्यूसली। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो वहाँ पे, वो घंटी का बटन जो है वो भी दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाए जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हुआ करेगा। थैंक यू सो मच।